नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। खबर विशेष में आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में है। पहली बड़ी खबर खाकी से जुड़ी है। इटावा में तबादले से खफा दरोगा ने करीब 40 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, हालांकि बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। मेरठ में शराब के नशे में कोतवाल पर लड़के को कुचलने का आरोप है, जबकि गोंडा में इंस्पेक्टर का एक फरियादी को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। दूसरी खबर गड्ढों के लिए बदनाम यूपी की सड़कों से जुड़ी हुई है। दरअसल सीएम ने 15 नवंबर तक गड्ढों को भरने का अल्टीमेटम दिया था। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। अब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों पर ऑनलाइन निगरानी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं जो लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने अपनी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह को तलब किया है। दरअसल एक ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम ने स्वाति सिंह को तलब किया, रिपोर्ट मांगी है। ये जानकारी लखनऊ से सामने आई है। मंत्री स्वाति सिंह का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वाति सिंह को तलब किया। दरअसल मंत्री स्वाति सिंह का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि स्वाति सिंह लखनऊ कैंट की सीओ पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बना रही हैं। बताया जा रहा है कि एक बिल्डर के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करने के लिए स्वाति सिंह दबाव बना रही हैं। वायरल ऑडियो में यूपी के मंत्री स्वाति सिंह की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। पूरे मामले पर डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ के एसएसपी से रिपोर्ट भी मांगी है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आवाज स्वाति सिंह की है। उन्होंने एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर धमकी दी है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज नहीं करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। सीएम ने उनको तलब किया है और साथ ही डीजीपी ओपी सिंह ने एसएसपी लखनऊ से रिपोर्ट भी मांगी है। कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री स्वाति सिंह के समर्थकों ने उनके सरकारी आवास पर हंगामा भी किया। ऑडियो वायरल होने के मामले में मीडिया के लोग स्वाति सिंह की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। स्वाति सिंह ने मीडिया के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन इस दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा किया और मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी भी की। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, सिलसिलेवार तरीके से 3 अपडेट आपसे चाहिए। पहली बात तो ये कि उस ऑडियो में क्या है, और दूसरी बात सीएम ने स्वाति सिंह को तलब किया, उस बारे में क्या अपडेट है, और स्वाति सिंह के समर्थकों की तरफ से मीडिया से बदसलूकी की गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने एसएसपी को जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी है, रिपोर्ट मांगी है उनसे। बिल्कुल, देखिए ये ऑडियो जो है मंत्री स्वाति सिंह का कल वायरल हुआ और उसके बाद इस ऑडियो की जहाँ तक बात की जाए तो ऑडियो में ये निकल करके सामने आया कि सीओ लखनऊ कैंट जो है उनसे मंत्री स्वाति सिंह बात करती हैं और बात करने के बाद एक एफआईआर का जिक्र होता है। एफआईआर चूंकि दर्ज कर दी गई थी, ये मंत्री ने ये कहा कि एफआईआर आपने कैसे दर्ज कर दी, उस पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने से पहले सीओ ने ये बताया कि मैडम हमने जांच करी थी, इस मामले की शिकायत आई थी, उसके बाद जांच की थी और जांच में सब कुछ सही पाए जाने के बाद इस पर एफआईआर की गई। लेकिन बिल्कुल डांटने वाले रवैये के साथ सीओ को डांटते हुए मंत्री ने ये कहा कि आपने एफआईआर कैसे दर्ज कर दी, एफआईआर आपको नहीं दर्ज करनी चाहिए थी। बहुत सारी फर्जी एप्लीकेशंस ऐसी आ रही हैं निजी बिल्डर अंसल के खिलाफ, और ये मामला चूंकि मुख्यमंत्री दरबार तक है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और ऊपर से ऑर्डर है, तो आपने इसको बिना जांचे परखे कैसे एफआईआर कर दी। यही बात चूंकि मुख्यमंत्री का नाम मंत्री के मुंह से लिया गया था ऑडियो टेप में। सुबह आज मुख्यमंत्री के यहाँ बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री को तलब किया और बाकायदा तलब करने के बाद कड़ी फटकार लगाई है कि इस मामले में आपने हवाला दिया है मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने का, और ये भी गलत बयानी करी है कि मुख्यमंत्री ने ऐसी किसी भी एफआईआर पर रोक लगा रखी है। बुलाया गया था, करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से मंत्री स्वाति सिंह की, और इस मुलाकात में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरीके के मामलों में आप कोई भी बात नहीं करेंगी और किसी तरीके से बात, आप जिस तरीके का आपका ऑडियो वायरल हो रहा है ये बेहद आपत्तिजनक है, और कैसे किसी अधिकारी को आप ये कह
कह सकती हैं कि फर्जी रिपोर्ट उन्होंने लगा दी है। चूंकि अधिकारी फोन पे कह रही है, सीओ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, फिर भी ये दबाव बनाया जा रहा है अनावश्यक रूप से कि ये फर्जी रिपोर्ट है और फर्जी रिपोर्ट आप लोग लाद रहे हैं अपने मन से। जी शुक्रिया रतीश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करते हैं भाग दरोगा भाग की। इटावा में तबादले के विरोध में दौड़ लगाने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आखिर दरोगा साहब ने क्यों दौड़ लगाई और उसके बाद क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक भाग मिल्खा भाग मूवी में मिल्खा सिंह का किरदार निभाते फरहान अख्तर भागते नजर आए थे और एक ये भाग रहे हैं दारोगा साहब। तस्वीरें इटावा की हैं। आरआई ने दारोगा साहब की पोस्टिंग 60 किलोमीटर दूर बिठौली क्या करवाई, ये लगे दौड़ने। कभी हाथ में मोबाइल स्क्रीन को इस आस में देखकर दौड़ते कि इनकी पोस्टिंग बिठौली ना होने का मैसेज आया हो, तो कभी किसी को फोन लगाते हुए दौड़ते। दारोगा साहब इतना दौड़े कि बाद में थक हार कर बेहोश ही हो गए। बाद में दारोगा साहब को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ट्रांसफर सर प्रतिसार निरीक्षक महोदय के मनमानीपन के कारण या उनके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण हो रहा है। प्रतिसार निरीक्षक महोदय मनमानी तरीके से मेरी रवानगी जो है बिठौली करवा रहे हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि मेरी रवानगी वहां न किया जाए। पुलिस विभाग के इस मिल्खा सिंह ने आरआई पर मनमानी का आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि एसएसपी साहब ने यहीं पुलिस लाइन में रुकने को कहा था, लेकिन आरआई ने बिठौली पोस्टिंग करवा दी। पुलिस अधिकारियों से जब मामले को लेकर सवाल किया गया तो वे मामले में बोलने से बचते नजर आए। अनु चौरसिया, न्यूज स्टेट, इटावा। उधर मेरठ में शराब के नशे में चूर एक इंस्पेक्टर ने एक परिवार के चिराग की जान ले ली। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। अब जरा सोचिए, ट्रैफिक रूल्स का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ही अगर नियम तोड़े तो आम आदमी से भला कोई क्या उम्मीद कर सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है और इस वजह से बाइक को टक्कर लगी, दर्दनाक हादसा हुआ, एक युवक की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में और क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, कोई नहीं, जमानत दे दी गई है। इंस्पेक्टर को क्राइम ब्रांच में तैनात था ये इंस्पेक्टर, नशे में धुत था पूरी तरीके से। और जब 5 इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति का एक आदेश हुआ था तो उससे पहले इसी थाना क्षेत्र में, इसी थाने में सरधने में ये तैनात था। और कल जिस तरीके से घटना हुई उसमें लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगी 404 और वो वैल्यूएबल ऑफेंस है। तो गाड़ी जब्त करने के बाद अब उसका टेक्निकल मुआयना कराएगा आरआई आरटीओ से, लेकिन फिलहाल थाने से ही इंस्पेक्टर को जमानत दे दी गई है। लेकिन जिस शख्स की इसमें मौत हुई है उसके परिवार वालों का कहना है कि इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीने को भी लापरवाही माना जाता है और 404 चूँकि वैल्यूएबल ऑफेंस है उसमें जमानत दे दी गई। कहीं बहुत बड़ी घटना होती है और पुलिस जब गुस्से में होती है तो 404 भी उसमें लगा देती है जो अनअवेलेबल हो जाता है। लेकिन इस घटना में क्योंकि पुलिस का आदमी था, बावर्दी था, इसलिए उसे 404 में पुलिस ने निपटा दिया और थाने से ही उसको जमानत दे दी गई है। अभिषेक, अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई? एक युवक की जान चली गई और इस अपराध को इतना कमतर करके आंका जा रहा है। देखिए, ऑन द रिकॉर्ड तो अधिकारियों ने नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड इतना ज़रूर बोला कि देखिए जो धारा इसमें बनती है, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी लापरवाही से गाड़ी चलाने की, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा 404 बैठती है। हमने उसी में उसका दर्ज किया मुकदमा, लेकिन वैल्यूएबल ऑफेंस है तो थाने से जमानत दे दी गई। ऐसे भी कई मौके मिले हैं। अब से 1 साल पहले एक इंस्पेक्टर की लड़की ने दिल्ली कॉल सेंटर में काम कर रही थी, मेरठ हाई बाईपास पर निकल रही थी, उसने टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हुई थी, तब उसको भी थाने से जमानत दे दी गई थी। कुल मिलाकर बेहद आसान है। मोटर व्हीकल एक्ट में जब तक बदलाव नहीं होगा ऐसे लोग छूटते रहेंगे। जान जिसकी गई उसके घर को पता है, क्योंकि घर का कमाने वाला एक ही मुखिया आता है। ठीक बात है, शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
उधर गोंडा में कोतवाल का पीड़ितों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कोतवाल पर छेड़खानी का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कोतवाल साहब दो भाइयों के जमीन विवाद को सुलझाने गए थे। इस बीच एक भाई के छप्पर की दीवार गिराने और उसमें आग लगाने का भी मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर अनजान बना हुआ है। तो देखा जाएगा, अगर इस तरह आएगा तो अभी मैं मीडिया के लोगों से जहाँ भी है पता करके अभी देखते हैं उसमें सच्चाई क्या है, फेक है कि सही है, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी जो है इसमें जो है जोड़ के कटिंग वटिंग करके भी कुछ करते हैं। अभी इसकी पूरी जांच करा लेने आएंगे और उसके तदनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। और बात करते हैं यूपी की सड़कों की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके गड्ढे हैं जो भरते ही नहीं। यूपी को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का सीएम योगी का वादा दम तोड़ता नजर आ रहा है। सड़कों के गड्ढों को भरने की डेडलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन हाल जस का तस बना हुआ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, हर तरफ सड़कों पर गड्ढे हैं और दूसरी तरफ एक के बाद एक नई डेडलाइन तय की जाती है। ये कहा जाता है कि फलानी तारीख तक उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन उस डेडलाइन के निकल जाने के बाद भी तस्वीर कैसी है आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के सारे सड़कों से गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था, पर वाराणसी में आप देख सकते हैं हम सरैया इलाके में हैं और यहाँ पर अभी भी सड़कों पर गड्ढा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं और ये हाल तब है जब खुद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि किसी भी कीमत पर 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। पर वाराणसी में ये तस्वीरें साफ बता रही है कि अभी भी जो अधिकारी है पूरी तरीके से निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर काम हुआ है, पर अभी भी अधिकतर जगहों पर किस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हैं ये तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाया सकता है। और जबकि जो डेडलाइन थी 15 नवंबर की वो पूरी हो चुकी है और अभी तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। अभी भी आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे में लोग ये मानते हैं कि अगर कुछ दिनों तक आगे भी और गड्ढा इसी तरीके से रहा तो यहाँ पर चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बहुत गड्ढे हैं जो कि आए दिन जो है कोई ना कोई दुर्घटना हुआ करता है। टोटो पलट जाती है, कभी बाइक स्लिप कर जाती है और बरसात में आने से जब पानी भर जाता है तो अक्सर करके लोग उसमें गिर जाते हैं। ये पुराने पुल के पहले से ही ये जितना रेलवे पुल तक है पूरी एकदम सत्यानाश है रोड। कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीएम योगी के शहर गोरखपुर की सड़कें भी खस्ता हाल हैं। आम लोग खराब सड़कों से परेशान हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने सड़कों का हाल जाना है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी। सरकार की बातों पर अधिकारियों ने कितना अमल किया है ये जानने के लिए हम आज गोरखपुर के बेतिहाता कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है ये, लेकिन इस कॉलोनी की अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें आज भी अपनी दशा पर रो रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह से टूट चुकी हैं और इतने गड्ढे हैं इसमें कि लोगों को गुजरते समय आए दिन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको हर रोज़ तमाम तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस कॉलोनी में लगभग 10,000 से अधिक परिवार हैं, लेकिन सभी लोग इन सड़कों की खराब स्थिति की वजह से हर रोज़ समस्याएं झेलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ के। मैडम, जो स्थिति है सड़कों की कितनी बदहाल है और कितना आप लोग परेशान हो? अरे परेशानी हमेशा होती है, हमेशा ये पानी लग जाता है और कितने लोग जाते हैं, ओवरफ्लो होता है तो गिर जाते हैं। गड्ढा गुर्दी हर जगह है, घर के अंदर भी पूरा जब जहाँ पानी बरसता है नाली का ये हाल है कि कहीं पानी निकलता नहीं है और गड्ढा इतना है कभी जरा से कंप्लेंट किया गया है उसमें आके थोड़ा से भर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। सड़क काफी दिन से टूटी पड़ी है। आप लोग तमाम इसको लेकर के अधिकारियों हमने किया है, कंप्लेंट किया है, नगर निगम से कंप्लेंट किया है, इसके बाद ऑनलाइन भी मैंने कंप्लेंट किया है। ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ के अधिकारियों ने उस पर देखिए, सरकार के जो भी दावे हैं हवाई हैं,
वो सिर्फ झूठा आश्वासन सरकार देती है और विज्ञापनों में सिर्फ प्रचार के माध्यम से सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। कुछ और लोग हैं सर, बताइए आप लोग जब अपनी गाड़ियों से निकलते हैं इन सड़कों पे तो कितनी मुश्किलें यहाँ पे आप लोगों को? मुश्किल है भाई साहब, पूरी मुश्किल है। फला राउंडिंग आप घूम लीजिए, सारी रोड टूटी हुई है। कई लोगों ने कई बार कंप्लेन भी किया लेकिन कोई बनवाने को तैयार नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है, लगातार ये लोग कंप्लेन करते रहे। नगर निगम में अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिया गया लेकिन कोई भी यहाँ पे देखने नहीं आया। सरकार की डेडलाइन भी बीत चुकी है लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सड़कें उसी तरह से बदहाल हैं, टूटी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बोड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। उधर कानपुर की सड़कों का हाल आप देखेंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ की यात्रा कितनी सुरक्षित है और कितनी सुकून भरी है। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने उन सड़कों का जायजा लिया जिसे देखकर आपको भी तरस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। जो सड़कें चलने के लायक नहीं रह गई हैं उनको सही कर दिया जाए और इसके लिए बाकायदा 15 नवंबर की डेडलाइन तय की गई थी। लेकिन अब जब 15 नवंबर बीत चुकी है तो उसके बाद सड़कों के क्या हालात हैं उसकी तस्वीरों से आपको हम रूबरू कराते हैं। इस वक्त हम कानपुर के क्राइस्ट चर्च मैदान के सामने वीआईपी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद हैं और जिस तरह आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश को कितनी गंभीरता से लिया है। सड़कों पर आप जहां भी नज़र दौड़ाइए आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। जो सड़कों के डामर के नीचे की जो गिट्टियां हैं वो इतनी खराब हालत में हो गई हैं कि वो बाहर निकल आई हैं और जो वाहन गुजर रहे हैं वो उन गड्ढों से किस तरह होकर निकलते हैं, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आप सामने साफ साफ देख सकते हैं। और इस पूरी सड़क पर अगर आप नज़र दौड़ाइए या आप जाइए तो आपको ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे और कहीं भी किसी भी जो विभाग है, जो जिम्मेदार विभाग है वो इस ओर काम करता आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, गड्ढों की बात को छोड़िए, आप बगल को अगर थोड़ा किनारे देखिए तो इस सड़क को चौड़ा करने के लिए जो महीने भर पहले गड्ढे खोदे गए थे वो उसी तरह पड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। बनारस, गोरखपुर और कानपुर में सड़कों का क्या हाल है वो आपने देख लिया, लेकिन आगरा में क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है सड़कों का वो बताने के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पर्यटन नगरी की सड़कों का क्या हाल है? गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है? देखिए अमित, मैं लखनऊ भी था और मैंने वहाँ एक चीज़ देखी थी कि लगातार 2.5-3 साल तक प्रदेश सरकार, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के आदेश कुछ भी हों लेकिन इनके आदेशों पर हमेशा से अफसरशाही हावी रही है। और अगर पर्यटन नगरी की बात करें तो यहाँ पर जो नगर निगम के मेयर हैं नवीन जैन, उन्होंने इस शहर को नाम दिया कि नवीन आगरा है। लेकिन यहाँ जब भी गड्ढा होता है तो यहाँ की पब्लिक उस बात को बता देती है कि नवीन जी ये नवीन आगरा नहीं है, आपके नवीन गड्ढे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए, हम शहर की धड़कन एमजी रोड पर खड़े हैं और एमजी रोड कहा जाता है कि ये मुख्य जगह है, संजय पैलेस है, बगल में एमडीएन स्कूल है और ये गड्ढे हैं, ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरीके के गड्ढे जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है। और सर, अगर हम सबसे बड़ी बात अगर हम बताएं कि पास में हरिबरबाद थाना है, इसके बगल में एमडी जैन है, बच्चे यहाँ से निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ये हाल सिर्फ हरिबरबाद का नहीं है, चाहे सिकंदरा क्षेत्र की बात करें या फिर कालिंदी बिहार की बात करें, जो सोफोटा रोड आगरा फिरोजाबाद रोड से लेकर टेढ़ी बगिया और टूंडा रोड को मिलाता है, अलीगढ़ रोड को मिलाता है, वो पूरा का पूरा रोड खुदा पड़ा है। किसी को सुध नहीं है, किसी अधिकारी को सुध नहीं है। लगातार पिछले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो दिल्ली हाईवे है पिछले 8 सालों से इस सड़क पर काम हो रहा है। गड्ढे खुदे हुए हैं, किसी को याद नहीं है। एनएचआई को अभी हाल ही में एनजीटी ने करोड़ों रुपए का यहाँ पर जुर्माना ठोका है, उसके बाद सुध आई और काम में थोड़ी सी रफ्तार आई है। ये हालात है ताजनगरी आगरा के, पर्यटन नगरी आगरा के। 15 नवंबर की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ सालों में आगरा के गड्ढे भरे जाएंगे। पर्यटक आता है, ताजगंज क्षेत्र की बात कर लें जहाँ ताजमहल को देखने जाता है, वहाँ भी आए दिन पर्यटकों के साथ दुर्घटनाएं सामने आती हैं और पर्यटक उनकी फोटो खींच के ले जाते हैं और आगरा की छवि को इस बात को बताते हैं कि देखिए ये है पर्यटन नगरी, ये है आगरा की तस्वीर। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अकेले योजनाओं में, उद्घाटन करने में और जगह जगह स्क्रीन पर अपना चेहरा चमकाने में काम आते हैं। तो विनीत, एक बात बताइए विनीत, ये मनमानी क्यों है? क्या सिर्फ अधिकारियों को लगता है कि भाई सीएम की तरफ से समय समय पर एक आदेश जारी कर दिया जाता है, कोई बात नहीं, आदेश ही तो है, आज जारी किया है कल भूल जाएंगे, ऐसा है क्या?
या फिर सीएम को भी लगता है कि ठीक है, वक्त वक्त पर बोल दिया जाए कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? अमित, एक पुरानी एक कहावत थी, शायद मैं सही बोलूँगा उसको, शायद कि मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि सरकार ने आदेश कर दिया, मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया, वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन कभी कोई मॉनिटरिंग उस चीज़ की नहीं करता है। आगामी लगातार जैसे हेलमेट अभियान है, उन्होंने कहा कि शुरू करो, अभियान चालू होगा, लगातार 3 दिन तक, 1 हफ्ते का अभियान चलता है, उसके बाद वो सब ढाक के 3 पात, नतीजा बेकार, और उसके बाद फिर दोबारा से वही ढर्रा शुरू हो जाता है। ऐसी गड्ढों का है। अगर शुरुआत में जो पहले डेडलाइन दी गई थी, अगर उसके हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते तो शायद कुछ बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन अब 15 नवंबर दिया है। मुझे तो नहीं लगता, मैं पूरे शहर में घूमता हूं और कवरेज करता हूं, यहाँ पे न्यूज स्टेशन लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया कि कहीं कोई सड़कों पर काम किया जा रहा हो। 15 नवंबर की डेडलाइन, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगी, आधे से ज्यादा अधिकारी तो ये कहते हैं कि ये ऐसे तो आदेश आते रहते हैं और फाइलों में दर्ज होते रहते हैं। तो जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, एक आध दो बार कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरीके की ये कह सकते हैं कि आदेश जो है वो सब हवा में उड़ते दिखाई देंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करते हैं नकल पर हाईटेक नकेल की। यूपी सरकार नकल रोकने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। सरकार अब परीक्षा केंद्रों में ब्रॉडबैंड और राउटर लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल कॉपियों में कुछ नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे नकल की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम कर दी गई है। पिछले साल राज्य में 8,354 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस साल 7,761 परीक्षा केंद्र ही प्रस्तावित हैं। परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट 30 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। बता दें कि साल 2020 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेंगी। इस साल बोर्ड परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या में करीब 2 लाख की कमी आई है। तो हाईटेक तरीका अपनाया जाएगा नकल पर नकेल कसने का। मौजूदा यूपी सरकार ने गठन के साथ ही साफ कर दिया था कि अब परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार सख्ती की जा रही है और उसी कड़ी में अब हाईटेक नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। और प्रयागराज से हमारे श्रोता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, विस्तार से बताइए कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी, ये हाईटेक तरीका क्या होगा नकल पर नकेल कसने का? जी देखिए, तीसरा साल है ये जब से योगी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, और हर साल कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले साल यहाँ पर जो बोर्ड के सेंटर्स थे उस पर सीसीटीवी अनिवार्य किया गया, दूसरे साल वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया, और तीसरे साल अब वेब कास्टिंग की जाएगी, यानी जो रियल टाइम है उसमें वहाँ के दृश्य जो है वो कहीं भी बोर्ड ऑफिस में या किसी भी बीएसए के ऑफिस में बैठ करके किसी भी सरकारी दफ्तर से देखे जा सकते हैं परीक्षा कैसी चल रही है और नकल हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक तरह से परीक्षा जो है अब वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तो होगी ही, साथ में उसकी वेब कास्टिंग भी होगी, तो उस पर नज़र रखी जा सकेगी ताकि नकल ना हो। और इसके पहले पिछले साल हमने देखा था कि कोडेड कॉपियाँ लाई गई थी ताकि उसमें कोई बदलाव ना किया जा सके, कॉपी ना बदली जा सके और कोई हेर फेर ना हो पाए। और इस बार कोडेड कॉपी के साथ साथ उसमें 10 जिलों में ऐसी कॉपी भी भेजी जाएगी जिसमें कई बार पेजेस बदल करके नकल की जाती थी। तो इस बार जो कॉपी रहेगी उसमें स्टेपलर लगाने की बजाय उसमें सिलाई की गई होगी। जैसे कोई कपड़ा मशीन पे रख करके सिला जाता है तो उस तरह से जो कॉपी का पहला पेज होता है, कवर पेज, और अंदर के जो पेज होते हैं वो सिले रहेंगे। तो पेज बदलने की जो एक संभावना थी वो भी कम कर दी गई है। और एक काम ये किया गया है कि जो सेंटर्स थे जहां पर नकल होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, ऐसे सेंटर्स सेल्फ फाइनेंस वाले सेंटर ज़्यादा होते थे, तो उनकी संख्या घटाई गई है। और जो करीब 21,000 सेंटर है उसमें से 7,000 के आसपास जो सेंटर हैं उनको ही इस बार जिम्मेदारी दी गई है बोर्ड की परीक्षा कराने की। इसके अलावा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, फ्लाइंग स्क्वाड हैं और जो तमाम तैयारियां जो बीते सालों में हमने देखी वो पहले की तरह रहेंगी। तो हर साल कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि जो बोर्ड की एक छवि है, यूपी बोर्ड नए प्रयोगों में प्रयोग ये भी होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक क्लासरूम में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि नकल की नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर विशेष में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।